लगातार पिछले 10-15 साल का जो संघर्ष जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर के लगातार जो किया गया, उसका नतीजा यह है कि आज ये मुद्दा देश के पटल पर ऊपर आ चुका है। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है। सरकार को डर लग रहा है कि अगली साल लोकसभा के चुनाव हैं और अगर हम सेंसस करते हैं और सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते तो देश में अब ओबीसी समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और वो इसके लिए आवाज उठाएंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। तो इससे आने वाले समय में चुनाव में हमें वोट ओबीसी समाज का नहीं मिलेगा और हम चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस मुद्दे को लगातार टाला जा रहा है। कहीं कि अब ओबीसी किसी भी स्थिति में अपने मुद्दों से पीछे हटने वाला नहीं है और जाति और धर्म के झांसे में अब ओबीसी आने वाला नहीं है और ओबीसी अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। तो इसलिए ये जो अधिवेशन है, ये ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई के लिए, ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में ओबीसी, एससी, एसटी के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करता रहा है। एक लंबे समय से देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। और इसका परिणाम ये आया, इसका नतीजा ये आया कि आज जाति आधारित जनगणना का मुद्दा पॉलिटिकल नेताओं की मजबूरी बन गया है और कोई भी पॉलिटिकल नेता जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर के मुखर होकर के बोलने के लिए मजबूर हो गए। लगातार पिछले 10-15 साल का जो संघर्ष जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर के लगातार जो किया गया, उसका नतीजा यह है कि आज ये मुद्दा देश के पटल पर ऊपर आ चुका है। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन अभी इतने से केवल इस काम चलने वाला नहीं है। इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको उनके हक अधिकार मिल सके। देश में जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनकी आबादी देश में 52% है। 52% 1931 की जनगणना के अनुसार है। अगर आज की तारीख में जनगणना हो जाए तो ये आबादी 60% से ऊपर जा सकती है। जैसे कि बिहार में जो कास्ट बेस सर्वे के आंकड़े आए, उसके आधार पर जो ओबीसी की संख्या है वो 63% से एबव है। अगर देश भर में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होती है तो ये आंकड़े जैसे बिहार में आए ऐसे पूरे भारत में आंकड़े आ सकते हैं और देश में ओबीसी की जो एक्चुअल संख्या है उसका पता चल सकता है। देश में ओबीसी की एक्चुअल संख्या क्या है और ओबीसी को देश के साधनों संसाधनों में कितना हिस्सा मिला हुआ है, अगर इस बात की जानकारी करना है, इस बात की जानकारी निकालना है तो ये जानकारी निकालने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी अपने को कहते हैं, मगर इसके बावजूद भी कास्ट बेस्ड सेंसस देश में नहीं हो रही है। और जो इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया पूरे देश भर में कि कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए, तो इसका दबाव इतना ज़्यादा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से डरी हुई है कि अगर हम सेंसस कराते 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना चाहिए था, जनगणना होनी चाहिए थी, मगर कोविड का बहाना बना करके केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं कराया, जनगणना को रोक दिया और तब से लेकर अभी तक जनगणना रुकी हुई है।
क्योंकि सरकार को डर लग रहा है कि अगली साल लोकसभा के चुनाव हैं और अगर हम सेंसस करते हैं और सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते तो देश में अब ओबीसी समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और वो इसके लिए आवाज उठाएंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। तो इससे आने वाले समय में चुनाव में हमें वोट ओबीसी समाज का नहीं मिलेगा और हम चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस मुद्दे को लगातार टाला जा रहा है, कहीं राज्यों पर टाला जा रहा है और कहीं सेंसस को रोक करके, पूरी सेंसस को ही रोक करके इसको टालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ऐसे समय में जब इस मुद्दे को लेकर के इतना ज़्यादा दबाव बना हुआ है तो इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लगातार जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर पूरे देश भर में अभियान चला रखा है। इसको लेकर परिवर्तन यात्राओं से लेकर देश में ओबीसी समाज को इन मुद्दों पर जागृत करने का, संगठित करने का और संगठित करने के साथ साथ ही सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का अभियान भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा निरंतर चलाने का काम कर रहा है। पिछले दिनों 2 बार हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर के भारत बंद का ऐलान किया। जब नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने देशव्यापी आंदोलन किया और नतीजा ये रहा कि देश में नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू करना पड़ा। वे महिला आरक्षण बिल में जिस प्रकार से ओबीसी के साथ धोखेबाजी की गई उसको लेकर के भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 3 चरणों में अपना आंदोलन घोषित किया और 3 चरणों में आंदोलन घोषित कर करके महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा सेपरेट इलेक्टेड के साथ निर्धारित होना चाहिए, इस बात की लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लड़ी जा रही है। पूरे देश भर में अलग अलग मुद्दों पर जब ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो जिसमें ओबीसी के साथ धोखेबाजी की गई उत्तर प्रदेश में, या फिर अभी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में जहां ओबीसी का कोटा 9.5% कर दिया गया, या जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को रोका गया तो इसको लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उत्तर प्रदेश बंद का भी ऐलान किया। तो ये तमाम मुद्दों पर पूरे देश के अंदर ओबीसी पर जो अन्याय होता है उसके खिलाफ में लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुखर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये कोशिश है कि देश में ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण होना चाहिए। ओबीसी का जब तक राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण नहीं होगा तब तक ओबीसी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। और इसको लेकर के पिछले कई सालों से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण होना चाहिए। और लंबे समय तक इस प्रकार के प्रयासों का ये नतीजा रहा कि अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में सामने आ गया है और पूरे देश भर में अभी 17 राज्यों में हम लोगों की शाखाएं कार्यरत हो गई हैं। अभी हम अधिवेशन कर रहे हैं उन राज्यों में और संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हम लोगों ने पिछली साल भी किया और इस साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग संगठन का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। संगठन का ये जो दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं और जिस प्रकार से देश में निजीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के हक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सरकार जाति आधारित जनगणना से बचने के लिए पूरी जनगणना ही रोक करके रखी हुई है और देश में ओबीसी समाज के लोगों को खास तौर से या तो धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है या तो जाति के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो देश में तमाम प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई, ओबीसी के जो हक अधिकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों से ओबीसी को भटकाने की भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन लगातार जो वामसेप की कोशिशें रही, भारत मुक्ति मोर्चा की कोशिशें रही, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो कोशिशें रही,
उनका ये नतीजा रहा कि आज बड़े पैमाने पर ओबीसी के अंदर जागृति और चेतना का संचार हुआ है और इसकी वजह से एक बड़ा प्रेशर शासक वर्ग के ऊपर ओबीसी के मुद्दों को उठाने के लिए है। जो पॉलिटिकल पार्टियां ओबीसी के मुद्दे को नहीं बोलती थी, ओबीसी के मुद्दों का विरोध करती थी, आज वो पॉलिटिकल पार्टियां भी ओबीसी के मुद्दों को उठाने के लिए, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गई है। तो ये निश्चित तौर से इस आंदोलन की एक बड़ी सफलता है। लेकिन जिस मुकाम पर हम जाना चाहते हैं, अगर ओबीसी को देश में इंसाफ चाहिए और देश में समस्त एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के साथ में अगर इंसाफ होना चाहिए, तो उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हवेली रिजॉर्ट, दरोगा खेड़ा, कानपुर रोड, लखनऊ में 5 नवंबर को होने जा रहा है। इस अधिवेशन में समाज से संबंधित तमाम प्रकार के विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। पूरे देश भर से डेलीगेट साथी इस अधिवेशन में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है। और ऐसे समय में जब अगली साल लोकसभा का चुनाव है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोकसभा का रास्ता है, जो दिल्ली का रास्ता है, वो यूपी से होकर जाता है, तो राजनीति के ऊपर हमारे मुद्दों का दबाव होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अधिवेशन हो रहा है जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, और यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर सफल कर रहे हैं, तो इससे एक और बड़ा प्रेशर राजनीतिक गलियारों में पड़ सकता है, राजनेताओं के ऊपर पड़ सकता है कि अब ओबीसी किसी भी स्थिति में अपने मुद्दों से पीछे हटने वाला नहीं है और जाति और धर्म के झांसे में अब ओबीसी आने वाला नहीं है और ओबीसी अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। तो इसलिए ये जो अधिवेशन है, ये ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई के लिए, ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये अधिवेशन लखनऊ में रखा गया है। इसलिए देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, शुभचिंतकों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस अधिवेशन को तन मन धन से सहयोग करें और अधिवेशन को तन मन धन से सहयोग करके इस अधिवेशन को कामयाब करें, ताकि ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इस अधिवेशन में कई गणमान्य व्यक्ति गेस्ट के रूप में आने वाले हैं, जिसमें इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय वीरपाल गंगवार जी, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं नई दिल्ली से, वो करेंगे। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस वीरेंद्र यादव जी, जो कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, वो उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एक लंबे समय से एससी एसटी ओबीसी को जागृत करने का काम करने वाले, लगभग 46-47 वर्षों से ओबीसी समाज को और एससी एसटी माइनॉरिटी समाज को जागृत करने का काम करने वाले और ख़ास तौर से ओबीसी के मुद्दों को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उठाने का काम एक लंबे समय से कर रहे माननीय वामन मेश्राम जी, जो कि वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कार्यक्रम ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश भर में ओबीसी समाज के शुभचिंतकों को और देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों और समर्थकों को और सहयोगी संगठनों के तमाम पदाधिकारियों को भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस अधिवेशन में तन मन धन से सहयोग करके इस अधिवेशन को कामयाब करने का काम करें। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।